नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, फिर हम लोग मॉर्निंग बुलेटिन शुरू करते हैं। आज बहुत सी खबरों पे नजर आने वाली है। हिमाचल प्रदेश में कई चीजें नई हो रही हैं। उत्तराखंड की त्रासदी की बात करेंगे और कहां से अगला चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, इसको लेकर प्रदेश के नेता क्या बयान दे रहे हैं, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि तिब्बतीन प्रधानमंत्री का जो चुनाव हो रहा है, अब उसकी क्या स्थिति है, क्योंकि आज उसके नतीजे आएंगे। तो कौन कौन आगे रेस में बना रह सकता है, कौन कौन बाहर जा सकता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रमेश गंगोत्रा जी, संजीव गोयल जी, वंशज कोहल, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सुनीता गुलेरिया जी नमस्ते, बलविंदर गिल जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। रचना विनोद कपूर जी नमस्कार, संजीव शर्मा बड़सर जी नमस्ते, टिक्कू जी, हिशे नेगी जी, रास्ता नेगी जी, विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ने के लिए जी। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि हम लोग जो है इस बुलेटिन को आगे बढ़ा सकें। आज 8 फरवरी है जी। आज 8 फरवरी है और आज से हिमाचल प्रदेश में कॉलेज खुल रहे हैं जी। तमाम जो एकेडमिक कॉलेज हैं वो आज से खोलने के आदेश हैं। हालांकि पॉलिटेक्निकल कॉलेज, आईटीआई और स्कूल ये पहले से खुल चुके हैं। स्कूल जो है वो 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए खुले थे और 15 तारीख से अब जो है 6ठी और 7वीं के लिए भी खुल जाएंगे। लेकिन आज जो नजर है वो कॉलेजेस पर रहेगी। कॉलेजेस में तमाम कॉलेजेस की एक जो प्रबंधन थे उनको एक विशेष ताकीद करी गई। उनके साथ वर्चुअल मीटिंग्स ली गई हैं शिक्षा विभाग के द्वारा और तमाम जो प्रबंध थे उनका जायजा लेने के बाद आज से ये कॉलेज खुल रहे हैं। अलग अलग कॉलेजेस को जो है अलग अलग तरह से माइक्रो प्लान बनाने का, अपनी जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की उसके लिहाज से माइक्रो प्लान बनाने का आदेश जारी हुआ है। अगर कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ है तो ये कहा गया है साहब कि बच्चों को एक दिन छोड़ के बुलाया जाए। कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां काफी ज्यादा संख्या में 3000 4000 के आसपास स्ट्रेंथ है, तो वहां बच्चों को एक दिन छोड़ के बुलाया जाए। यानी एक क्लास में ज्यादा बच्चे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जरूरी है, उसके लिए कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में एक दिन छोड़ के बच्चे आएंगे, यानी बच्चे 3-3 दिन ही हफ्ते में कॉलेज जा पाएंगे। प्रैक्टिकल्स के लिए भी खास तौर से ताकीद की गई है कि एक समय में एक ही क्लास के बच्चे, एक ही बैच के बच्चे हों। उसके बाद सैनिटाइज किया जाए प्रयोगशाला को और तब जाके फिर अगले जो बैच है वो वहां पे प्रैक्टिकल्स के लिए आए, या इसके लिए फिर एक दिन छोड़ के इस तरह का प्रावधान किया जाता है। ये थोड़ी सी चीजें जो है कॉलेज प्रबंधन पे छोड़ दी गई हैं, लेकिन कुछ खास चीजों का जो है मैं जिक्र करना चाहूंगा। अगर किसी कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी है, अगर किसी कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी है, तो जो बच्चे हॉस्टलियर हैं, जो हॉस्टल में आना चाहते हैं या जो पिछले साल हॉस्टल में थे और उनको अपने हॉस्टल में दोबारा से आना है, उनके लिए 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड जो है वो रखा गया है। वो आज से अपने कॉलेज का हॉस्टल तो ज्वाइन कर पाएंगे लेकिन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए उनको जो है 14 दिन का इंतजार करना होगा, भले ही वो हिमाचल प्रदेश के किसी दूसरे हिस्से से आ रहे हैं या फिर देश के किसी दूसरे हिस्से से आ रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा सा अटपटा भी है क्योंकि अधिकांश कॉलेजेस जो है उसमें हिमाचल के ही लोग जो है, हिमाचल के ही बच्चे हैं वो है पढ़ते हैं। लेकिन ये अलग नहीं किया गया इस ऑर्डर को कि जो बाहर के प्रदेश से कोई बच्चा आएगा उसको क्वारंटाइन करना 14 दिन के लिए। तो जिनको भी हॉस्टल में जाना है उनको 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। कोई दिक्कत आती है तो टीचर्स को बताना होगा, वार्डन को बताना होगा फिर उनका। और ये भी कहा गया है कि अगर संभव है तो बच्चों का टेस्ट कर लिया जाएगा और बच्चा जब नेगेटिव आएगा तभी उसको क्लास में जाने की इजाजत दी जाए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लोचा है कि सभी बच्चों का टेस्ट होगा, ये भी क्लियर नहीं किया गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर संभव है तो टेस्ट किया जाए और टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही बच्चे को क्लासेस में अलाउड किया जाए। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। अदरवाइज बाकी चीजें समझ में आती हैं। अधिकांश बच्चे जो है डे स्कॉलर हैं, लेकिन हॉस्टल वालों के लिए थोड़े से नियम कड़े किए गए हैं। और हॉस्टल में यह भी कहा गया है कि एक तो जो कॉमन रूम है वो वर्क नहीं करेगा, गैदरिंग नहीं होगी और एक कमरे में एक ही लड़का रहेगा, एक ही लड़की रहेगी, एक ही छात्रा रहेंगी। ये भी देखना होगा किस तरह से संभव होता है, क्योंकि ऐसे हॉस्टल इस प्रदेश में हैं ही नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, कॉलेजेस की बात छोड़ दीजिए, यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज में भी ऐसे हॉस्टल हैं ही नहीं जहां एक कमरे में एक ही छात्र रह रहा हो। वास्तविकता यह है कि एक कमरे में कम से कम 2 छात्र या 3 छात्र भी कई बार रहते हैं। ऐसा बरसों का हमारा भी अनुभव है और आप भी इस तथ्य को अच्छी तरह से जानते हैं। तो वहां कैसे व्यवस्था बनाई जाएगी ये देखना होगा और किस तरह से जो प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ा जाएगा इस पे नजर रखनी होगी। नजर इसलिए रखनी होगी क्योंकि प्रदेश में लगातार टीचर्स और स्टूडेंट का पॉजिटिव आना जारी है। अब तक मंडी में 150 से ज्यादा टीचर पॉजिटिव आ चुके हैं। चंबा में एक छात्रा पॉजिटिव आई है, ऊना में भी 3 टीचर पॉजिटिव आ चुके हैं। कल की ही बात करें तो कल पालमपुर के नर्सिंग कॉलेज में 16 स्टूडेंट्स पॉजिटिव आई थी और एक एमबीबीएस की स्टूडेंट चंबा में पॉजिटिव आई थी। जो नर्सिंग कॉलेज की नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है वो पालमपुर में, उसकी 16 जो स्टूडेंट्स पॉजिटिव आई हैं। उसके बाद पूरे के पूरे नर्सिंग इंस्टीट्यूट को और उसके साथ संबंध जो डीएमसी हॉस्पिटल है उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। और वार्ड नंबर 13 टांडा, जहां ये जिस वार्ड में ये पालमपुर के
ये कॉलेज स्थित है, उसको पूरे को बफर जोन बना दिया और वहां पे बफर जोन में भी और कंटेनमेंट जोन में भी धारा 144 के नियम लागू हो गए हैं। ना तो आप वहां से बाहर जा सकते हैं, ना वहां से अंदर कोई जा सकता है बिना परमिशन के। अंदर जाने की परमिशन उन्हीं को रहेगी जिनको जो है प्रशासन ने डेली नीड्स की सप्लाई करने के लिए अधिकृत किया होगा, या फिर जो डॉक्टर्स की टीम है वही जा पाएगी। अभी वहां पे कम से कम 10 से 14 दिन का कंटेनमेंट पीरियड जो है वो पूरा करना होगा, उसके बाद ही चीजें खुलेंगी, क्योंकि कांगड़ा जिला प्रशासन कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता। ये एक बहुत अहम फैसला है खासतौर से इस संक्रमण को रोकने के लिए। और कांगड़ा जिला प्रशासन ने जितना अच्छा काम संक्रमण को रोकने के लिए किया है उतना शायद कहीं और हुआ है। सबसे ज्यादा संक्रमण का प्रभाव कांगड़ा में आया था, और लेकिन कांगड़ा की स्थितियां अभी भी ये हैं कि इसके बाद शिमला और मंडी जो है 10,000 पार कर चुके हैं, लेकिन कांगड़ा भी 8,248 पे खड़ा है इस समय। कांगड़ा में हालांकि 72, कल वाले 16 को मिला के, कल 18 केस आए थे, उसमें से 16 जो है वो एक ही इंस्टीट्यूट की बच्चियां थी। 18 केस कल कांगड़ा में आए थे, तो उन कल वालों को मिला के जो है वो कांगड़ा में अभी इस समय जो है 72 केस जो है वो एक्टिव हैं। लेकिन मंडी की बात करें तो मंडी में भी कल 6 टीचर पॉजिटिव आए थे, हालांकि कल संडे था और संडे वाले दिन जो है पुराने ही सैंपल जो होंगे उन्हीं का जो है रिजल्ट आया होगा। नई सैंपलिंग कोई नहीं हुई होगी, तो आज वहां पे फिर से नई सैंपलिंग होगी, तो वहां भी अभी थोड़े 2-3 दिन तक और कंसंट्रेशन रहेगा। हालांकि सरकाघाट उपमंडल के जो स्कूल शुरू में टीचर्स के पॉजिटिव आने से, जो 28 से 29 तारीख को जो टीचर पॉजिटिव आ गए थे और जिनके रिजल्ट पहले को आए थे, उनको स्कूलों को बंद कर दिया गया 7 तारीख के लिए। जिन स्कूलों को सरकाघाट उपमंडल के जिन स्कूलों को 7 तारीख तक के लिए बंद किया गया था वो आज से खुल जाएंगे, और जिन दूसरे स्कूलों में उसके बाद बच्चे या टीचर पॉजिटिव आए हैं वो स्कूल भी अब खुल जाएंगे। सिर्फ वो स्कूल नहीं खुलेंगे जहां पिछले कल या शनिवार को ही जो है कोई केस आया है, वो स्कूल नहीं खोलेंगे, क्योंकि अब नए नियम के तहत स्कूलों को सिर्फ 2 दिन के लिए बंद रखा जाएगा। जितने मर्जी टीचर पॉजिटिव आ जाए, जितने मर्जी बच्चे पॉजिटिव आ जाए, स्कूल सिर्फ 2 दिन के लिए बंद रखा जाएगा, उसके बाद जो है नियमित रूप से चलेगा, ताकि पढ़ाई की नुकसान ना हो। ये बड़ा फैसला लिया गया। तो कॉलेजेस को आज जो है नजर रहेगी, हमारे संवाददाता पर 11 बजे के आसपास कॉलेजेस खुलते हैं। हम कोशिश करेंगे 11 बजे के आसपास ही बच्चे आते हैं वहां पे, तो कोशिश करेंगे कि आपको कॉलेजेस का माहौल दिखाया जाए। हमारे संवाददाता जो है चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, वो आपको दिन भर की ये खबरें दिखाएंगे। लेकिन आज की बड़ी खबर यही कि कॉलेजेस आज से खुल रहे हैं और इसको लेकर जो है वो तमाम इंतजाम किए गए हैं। लेकिन एक इंतजाम जो है वो हॉस्टल वाला, वो थोड़ा सा परेशानी पैदा करता है, वो समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूजन पैदा करता है। लेकिन कंफ्यूजन तो खैर रहता ही है, और लंबे समय से आप देख रहे होंगे कि कंफ्यूजन है ही कहीं ना कहीं। उस कंफ्यूजन को भी दूर करना होगा जी, निश्चित तौर से करना होगा। सरकार पूरा प्रयास कर रही है और आप भी थोड़ी सी सहयोग करेंगे तो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश बिजली राज्य है, लेकिन अभी बिजली राज्य जो है इस समय पूरी तरह से अपने पड़ोसियों से मिलने वाली उधार की बिजली पर निर्भर हो गया है। आपको याद होगा कि 284 सड़कें बंद हुई थी, 2000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर 2 दिन के भीतर ठप हो गए थे। उसके बाद हाय तौबा मची कि सब जगह अंधेरा है, ब्लैकआउट हो गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो ट्रांसफार्मर तो भले ही ठीक हो गया है, 100 रह गए हैं और 284 सड़कें रह गई हैं, वो आज ठीक हो जाएंगी, ऐसा पीडब्ल्यू का दावा है। और जिस तरह से पीडब्ल्यू ने काम किया है, मुझे लगता भी है कि कोई आज सड़क नहीं बचेगी ऐसी जो बाधित रह जाए, तमाम सड़कों को खोल दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच अभी बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में इस बर्फबारी की वजह से एक और दिक्कत आई है। जो सोर्सेज है नदियों के, जो पानी है नदियों का, वो बहुत कम हो गया है और जम गया है, और पानी कम हो गया है। पानी की जो मात्रा है वो 20 से 35% रह गई, और ऐसे में विद्युत उत्पादन भी घटकर जो है वो 35% रह गया है। 342 लाख यूनिट की मांग है जी, 260 लाख यूनिट पैदा होती है नॉर्मली हमारे पास सर्दियों की, ये बात बता रहा हूँ। ऐसे में जो है हमको लगभग 100 लाख यूनिट जो है 100 के यूनिट डेली लेनी पड़ती है। 260 लाख के यूनिट के आसपास सर्दियों में नॉर्मली जो है हमारे यहाँ प्रोडक्शन होती है, और 342 लाख यूनिट के आसपास जो है हमारा डिमांड रहती है। तो जो गैप रहता है उसको पूरा करने के लिए पंजाब हरियाणा से बिजली ली जाती है, थर्मल पावर ली जाती है। लेकिन अभी स्थिति ये हो गई है कि हमारा जो टोटल उत्पादन है इस समय वो 40 लाख यूनिट तक आ गया है। 260 लाख यूनिट्स इस समय होना चाहिए था, वो 40 लाख तक आ गया है, और ये जो है 70 to 80% जो है उत्पादन गिर गया है। इसकी वजह से लंबा ब्लैकआउट्स भी हो सकता है कई जगह। हालांकि कोशिश की जा रही है कि पंजाब हरियाणा दिल्ली या दूसरे यूपी इत्यादि से जो है बैंकिंग आधार पर बिजली ले जाए। बैंकिंग का मतलब है कि जब हमारे पास सरप्लस होती है, गर्मी में उनको चाहिए होती है, तो फिर हम उनको देते हैं।
और अदरवाइज पैसे तो देते नहीं। यूपी वालों ने पिछले 7 साल से हमारे पैसे तो दिए नहीं। अब तो सरकारें भी दोनों जगह डबल इंजन वाली हैं लेकिन पेमेंट नहीं हुई। डबल इंजन का तेल जो है आपस में कागजों में पूरा हो रहा है इस तरह से बैंकिंग आधार पर। तो चलिए बैंकिंग आधार पर जो है हम बिजली ले रहे हैं, यानी उधार की बिजली से अब हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिन जो है घर रोशन होंगे, ये अलग बात है। और कि हमको जो है देश का पावर बैंक कहा जाता है। ये चीजें जो है इस तरह से चिंता में डालती हैं। रोहतांग टनल जो अटल टनल है उसको बहाल कर दिया गया है, लेकिन अभी उसमें यह तय नहीं किया गया है कि पर्यटकों को जाने की इजाजत दी जाए या नहीं दी जाए। घाटी में स्नो फेस्टिवल हालांकि चल रहा है, लेकिन 4x4 ही अभी अलाउ होंगे वहां पे। उसमें पर्यटक जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे इसकी अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन रोहतांग टनल को जो है वो बहाल कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कल 2 हादसे मंडी और औट के बीच में हुए। एक में पति पत्नी की कार के ऊपर, चलती कार के ऊपर चट्टान गिर गई जिसमें पति की मौत होगी, और दूसरे हादसे में एक कार जो है वो खराब रोड की वजह से अनियंत्रित होकर पहले चट्टान से ऊपर से गिरने वाले पत्थरों से बचने के चक्कर में जो है वो बाहर चली गई और नीचे गिर गई। उसमें हरियाणा के एक पर्यटक की मौत हो गई है। तो ये 2 दुखद हादसे कल यहाँ हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुखद हादसा कल उत्तराखंड में हुआ। चमोली में बादल फटा और तपोवन के एरिया के आसपास माफ कीजिएगा ग्लेशियर फटा। ग्लेशियर टूटने से वहां पे बाढ़ आ गई और ये एकदम से जो ऋषिगंगा नदी थी और आगे चल के धौली गंगा नदी थी उनका जलस्तर बढ़ गया। हालांकि अलकनंदा ने थोड़ा सा इसको सपोर्ट किया कि अलकनंदा का बहाव जो चौड़ा था तो वहां थोड़ा पानी का बहाव थोड़ा कम हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ इसका आकलन अभी तक वहां की सरकार नहीं कर पाई है। ये माना जा रहा है कि 170 के आसपास लोग जो है फर्स्ट लिस्ट जो आई है वो लापता है। अभी तक सिर्फ 10 डेड बॉडीज निकाली गई हैं। 35 लोगों को जिंदा भी निकाल लिया गया जो मलबे में दबे थे। खासतौर से इनमें से अधिकांश जो थे वो एक प्रोजेक्ट की टनल में, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा था ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट, उसकी टनल में फंसे हुए थे। तो वहां से इनको जो है निकाल लिया गया। बड़ी मशक्कत करता ITBP, NDRF, SDRF, आर्मी, ये सारे लोग वहां सारी टीमें जो है अभी ऋषिकेश वाला जो एरिया है पूरा सारा उस पर नजर बनाए हुई हैं और राहत कार्य में लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत कल से ही वहां बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर संभव सहायता का जो है वो बाहर आश्वासन दिया है, लेकिन ये चीजें जो हैं अभी परेशानी वाली हैं। और इसमें एक टनल के अंदर जो है सिरमौर के एक जो हमारे कामगार हैं वो भी फंसे हुए हैं। चमोली में सिरमौर के जीत बहादुर नाम है इनका, ये जो है वो भी टनल में फंसे हुए हैं अपने साथियों सहित। और अभी इनको निकाला गया है नहीं निकाला गया है ये इसकी जानकारी नहीं है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जीत बहादुर जो है ऋषि कंस्ट्रक्शन कंपनी के DGM हैं और उनके साथ उनकी कंपनी के 35 कर्मी और मजदूर भी जो हैं वहां फंसे हुए बताए जा रहे हैं। तो ये अभी इनका कोई दूसरा अपडेट अभी नहीं है कि क्या स्थितियां हैं क्या नहीं है। लेकिन एक बड़ा अपडेट जो है हिमाचल प्रदेश की सियासत में हलचल मचाने वाला है वो ये है कि GS बाली जो लंबे समय से अपने घर से ही ऑपरेट कर रहे थे, कल वो लंबे समय बाद बाहर निकले हैं। हमीरपुर आके उन्होंने एक बयान दिया। हमीरपुर में एक समर्थक उनके BDC में जीते थे तो उसके घर वो आए थे, वहां उन्होंने बयान दिया कि अगला मुख्यमंत्री कांगड़ा से होना चाहिए। जी हाँ, वो अगला मुख्यमंत्री कांगड़ा से होना चाहिए ये कहकर उन्होंने हलचल मचा दिया। हालांकि उन्होंने वीरभद्र सिंह के दोबारा मुख्यमंत्री बनने, चुनाव लड़ने या न लड़ने पर जो है गोलमोल बातें कही, वो टाल गए। लेकिन उन्होंने कहा कि कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है और कांगड़ा के लोगों में ये मलाल है कि लंबे समय से उनको मुख्यमंत्री नहीं मिला। ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस में नेतृत्व की एक नई जंग शुरू हो सकती है। अब बाली अपने लिए कह रहे हैं या सुधीर के लिए कह रहे हैं ये तो वही जाने, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि मैं कांगड़ा के लिए कह रहा हूं और कांगड़ा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। देखिए जी, मुख्यमंत्री तो जिसको बनना है वो उसका भाग्य से बनते हैं और MLA जरूर हैं वो लोग चुनते हैं। फिलहाल स्थिति है कि ना तो सुधीर MLA हैं ना बाली MLA हैं, दोनों जगह पे जो है नए चेहरे जीत के आए हैं बीजेपी के। और अगले चुनाव में ये भी देखना होगा कि अगर कांगड़ा का ही मुख्यमंत्री कांग्रेस को बनाना है तो किसका नाम लेते हैं किसका नहीं लेते हैं, कौन जीत के आता है कौन नहीं जीत के आता, ये सब चीजें भविष्य के गर्भ में है। इसी यही बात है कि बाली भी इन चीजों को जानते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि क्या 7वीं बार जो है वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का फिर से नारा लगेगा तो उन्होंने कहा कि ये भी भविष्य के गर्भ में है। हालांकि उन्होंने साफ कह दिया कि मेरा ये मानना है कि अगला मुख्यमंत्री कांगड़ा से होना चाहिए। अगला मुख्यमंत्री कांगड़ा से होगा या नहीं होगा, किसका नहीं होगा, ये तो आप तय करेंगे। हम लोग तो सिर्फ चर्चाएं कर सकते हैं। लेकिन अभी कांगड़ा में जो तय हो रहा है खासतौर से मैक्लोडगंज में वो ये है कि तिब्बतियन प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, अगला प्रधानमंत्री जो है तिब्बतियों का वो कौन होगा। प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो रहा है जी तिब्बतियन प्राइम मिनिस्टर के लिए, और 3 लोग पेम्पा सेरिंग, कालसिंग दोरगे और डोलमा गहरी, ये 3 लोग जो है फ्रेम में है। अभी पहले चरण का जो मतदान हुआ था उसकी
जो अब तक की जो है टोटल नतीजे आज दिए जाएंगे, टोटल वोट गिन दिए जाएंगे। 29 तारीख तक जो वोट गिने गए थे उसमें जो है पेम्पा सेरिंग 23,644 मत लेकर सबसे आगे थे। दूसरे नंबर पे 13,908 मतों के साथ केल्सिंग दोरजे थे और 13,164 मतों के साथ जो तीसरे नंबर पर डोलमा गैरी हैं। तो केल्सिंग दोरजे और डोलमा गैरी में से किसी एक को आगे जाना है, जिसका फैसला आज हो जाएगा। 2 लोग अगले दौर में जाएंगे। नियम यह है कि अगर 60% वोट एक ही कैंडिडेट ले जाता है तो दूसरा दौर नहीं होता है। तिब्बतीन प्राइम मिनिस्टर की जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया है कि अगर टोटल वोट जो है 80,000 के आसपास वोट हुए थे शायद ये, तो जो टोटल वोट है अगर उसके 60%, अगर 50,000 वोट एक ही ले गया तो फिर दूसरों की जरूरत नहीं बची, तो फिर दूसरा दौर नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरे दौर में जाता है। लेकिन दूसरे दौर में फर्स्ट 2 कैंडिडेट्स को ही आगे किया जाता है जो फर्स्ट और सेकंड रहते हैं। तो फर्स्ट में तो पेम्पा सेरिंग है, वो जाएंगे। और दूसरे दौर के लिए जो है अभी आज जो मुकाबला जो फाइनल परिणाम आएंगे, पहले दौर की फाइनल काउंटिंग हो जाएगी, उसमें फिर यह तय होगा कि केल्सिंग दोरजे जाएंगे या डोलमा गेरी जाएंगे। डोलमा गेरी पहली ऐसी महिला है जो तिब्बतीन प्राइम मिनिस्टर के लिए फ्रेम में है। इससे पहले कभी किसी महिला ने तिब्बतीन प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं लड़ा। 2014 तक 2011-12 तक जो है ये सारी चीजें दलाई लामा के पास थी। उसके बाद उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल पावर थी उनको अलग ट्रांसफर कर दिया कशाग में, जिसको तिब्बत की संसद कहा जाता है, और अपने पास उन्होंने स्पिरिचुअल पावर ही रखी। उसके बाद से ये जो है चुनाव हो रहे हैं लगातार। और अगला जो चरण है वो मैं आपको बता दूं कि वो अप्रैल की 11 तारीख को वोटिंग होगी सेकंड चरण की, और उसके नतीजे 14 मई को होंगे जी। तो तिब्बतियों का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इसके बारे में आज थोड़ी तस्वीर जो है वो तय हो जाएगी। कांगड़ा का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, कौन नहीं होगा, या प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये तो आप तय करेंगे। उसके लिए भी 2 साल बचे हुए हैं। तो फिलहाल इतना ही जी। और आज नजर जो है इस बात पे भी रहेगी कि अब से थोड़ी देर बाद जब क्या स्थितियां रहती हैं चेन्नई के चेपक स्टेडियम में, क्या भारत अपना फॉलो ऑन बचा पाएगा, क्योंकि पहली पारी की स्थितियां ये हैं कि इंग्लैंड के 578 रन के जवाब में जो भारतीय है, टीम इंडिया है, वो 257 पर 6 इस वक्त स्कोर है। वाशिंगटन से सुंदर खेल रहे हैं और अश्विन खेल रहे हैं वहां पे। लेकिन 122 रन जो है अभी इन 4 लोगों को जो बचे हुए हैं उनको जोड़ने हैं ताकि फॉलो ऑन बचाया जा सके। इंग्लैंड बेहतर स्थिति में, जीत की स्थिति तो किसी की लग नहीं रही, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज चौथा दिन है, कल 5वां दिन है। पिच भी जिस तरह से बिहेव कर रही, लग नहीं रहा कि कोई अब नॉर्मल बिहेव करेगी। तो ये टेस्ट तो ड्रॉ की ओर को जाता दिख रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया फॉलो ऑन बचा पाती है, और नहीं बचा पाती है तो फिर क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन एक चीज तय हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया में जीत का जो नशा था वो जो रूट की टीम ने फिलहाल उतार दिया है, और मेहनत करनी पड़ रही है टीम इंडिया को। अभी 3 टेस्ट और बाकी हैं। इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। दिन भर मुलाकात होगी। हमारे संवाददाता कॉलेजेस में तैयार हैं बन ठन के, और आपको कॉलेजेस का माहौल भी दिखाएंगे। देखते रहिएगा, जुड़े रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल।